my dear student. Today I am going to explain you the next chapter of your supplementary reader, Gandhiji as a coolie barrister in Africa. As I told you in my last video that कि गांधी जी जो थे वो अफ्रीका जाने वाले थे एक केस लड़ने के लिए, उसी के बारे में हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे. गांधी जी लेफ्ट फॉर डरबन टू प्लीड द सेठ अब्दुल्ला सिविल सूट. अब सेठ अब्दुल्ला का जो केस आया था उनके हाथ में, जो कि अफ्रीका से था, तो इसलिए वो अफ्रीका जाने वाले थे. एंड एज द शिप वॉज पिक्ड and as all the berth were booked, the captain gave गांधी जी berth in his own cabin. अब देखिए, जो गांधी जी ने जब डरबन से लेफ्ट किया, जब डरबन से वो हाथ पे से गए, तो जो सेठ अब्दुल्ला के पास जब वो जाने वाले थे तब वो शिप में चढ़े, और लेकिन शिप जो था पूरा फुल था, सारी जो बर्थ थी वो पूरी बुक थी, इसलिए कैप्टन ने उन्हें अपने खुद के कैबिन में जगह दी. He made friends with गांधी जी and they played chess every day. उन्होंने गांधी जी को अपना दोस्त बना लिया और फिर वो रोजाना चेस खेलते थे. He helped गांधी जी to become a good chess player. उन्होंने हेल्प की गांधी जी को एक अच्छा चेस प्लेयर बना लिया. The ship reached Durban. शिप डरबन पहुंचा. The port of नाताल in May. और फिर पोर्ट पे पहुंचा नाताल में मई में. There at the time of landing, गांधी जी saw that the Europeans discriminated against the Indians. उन्होंने देखा कि जब उन्होंने वहाँ पर मतलब जैसे ही उन्होंने लैंडिंग किया वहाँ पर, तो देखा कि जो अफ्रीकन्स होते हैं, मतलब यूरोपियंस जो होते हैं, वो इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं. अमंगेस्ट इंडियन बिजनेसमैन इन साउथ अफ्रीका मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी. और अब देखिए, जितने भी इंडियन बिजनेसमैन थे साउथ अफ्रीका में, उसमें मुस्लिम को मेजोरिटी दी जाती थी, मतलब मुस्लिम को प्रमुखता दी जाती थी. हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस बीइंग इन माइनॉरिटी. और हिंदू को, पारसीज को और क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी में रखा गया था, मतलब छोटी जात में रखा गया था. द यूरोपियंस ट्रीटेड द इंडियंस विथ डिसरिस्पेक्ट. यूरोपियंस जो थे वो हमेशा इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट करते थे, मतलब हमेशा उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे. दे वर कॉल्ड ब्लैक कुली. वो उन्हें ब्लैक कुली कहा करते थे. अ टर्म ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब एक टर्म थी उनकी किसी को नीचा दिखाने की या फिर अपनी मतलब भड़ास निकालने की. Even in court papers, this term was used as appellation to Indian names. और इवन कोर्ट पेपर में भी, मतलब जब वो कोर्ट जाते थे तब भी वहाँ पे उन्हें इंडियन जो वहाँ पे के जो इंडियंस थे उन्हें इसी नाम से ही पुकारा जाता था, ब्लैक कुली कहा जाता था. टू अवॉइड ह्यूमिलेशन, इंडियन मुस्लिम्स स्टार्टेड सेइंग दैट दे वर अरब्स. और ह्यूमिलेशन को अवॉइड करने के लिए इंडियन मुस्लिम जो थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो लोग क्या है, अरब से आए हैं. द पारसीज वुड कॉल देमसेल्व्स पर्शियंस. और जो पारसीज थे उन्होंने अपने आप को पर्शियन कहना शुरू कर दिया. देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडियंस रीच्ड साउथ अफ्रीका. अब यहाँ पे एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियंस जो थे वो साउथ अफ्रीका पहुँचे. व्हेन यूरोपियंस सेटल्ड down there, they realized that they needed laborers to work in mines and fields. जब यूरोपियंस वहाँ पर सेटल हो गए तब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कुछ लेबर्स की ज़रूरत है ताकि वो उनके खेतों में या फिर उनकी जो कारखाने हैं, कंपनी उसमें काम कर सके, खदानों में काम कर सके. द नेटिव्स वर नॉट फाउंड फिट फॉर दिस टास्क. और लेकिन जो उनके जो नेटिव्स थे उनको लगता था कि जो हमारे देश के लोग हैं वो ये काम नहीं करेंगे, हम दूसरे देश के लोगों को ही हायर करेंगे इस काम को करने के लिए. दिस टास्क एज दे वर आइडल बाय नेचर एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एज लेबर. वहाँ के जो उनके जो नेटिव थे, मतलब जो उन्हीं के ही देश के लोग थे, वो बहुत ही आलसी थे और वो अपने ही देश में इस तरह का कोई भी लेबरर का काम नहीं करना चाहते थे. द इंग्लिश टर्म्ड टू इंडिया. अब देखिए, इंग्लिश जो लोग थे वो इंडिया भी आए. दे न्यू दैट पुअर इंडियंस लेबरर्स वुड सर्टनली एग्री टू वर्क देयर. और उन्हें लगा कि जो इंडियन लोग होते बहुत ही सीधे और बेवकूफ़ होते हैं और इसीलिए वो हम जैसा बोलेंगे वैसा काम करेंगे और वो लेबर करने के लिए, मतलब परिश्रम या मेहनती होते हैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे. सो द ब्रिटिश कॉलोनीज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड लेबरर्स. और इसलिए जो ब्रिटिश कॉलोनीज जो लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडियन गवर्नमेंट से कि वो अपने यहाँ के, अपने देश के कुछ लोगों को ब्रिटिश वहाँ पे भेजे, साउथ अफ्रीका में भेजे.
द कॉलोनीज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो कॉलोनीज है वो इसने एंटर किया और फिर उन्हें गवर्नमेंट जो थी इंडिया की उससे स्वीकृति मिल गई। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वर दैट द इंडियंस वुड वर्क देयर फॉर 5 years। और जो एग्रीमेंट था, जो टर्म एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी थी, जो टर्म्स और कंडीशंस लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि इंडियंस जो है उन्हें वहाँ पर 5 साल तक काम करना होगा। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दे वुड हैव एन ऑप्शन आइदर टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड फॉर अनदर 5 years और टू गो बैक टू इंडिया। उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो यहाँ पर कंटिन्यू 5 years और वर्किंग करे या फिर वो अपने देश वापस चले जाए। इट वॉज प्रॉमिस दैट दे वुड बी पेड मनी फॉर देयर सी जर्नी। और उन्हें ये भी प्रॉमिस किया गया कि उनकी जो समुद्री यात्रा होगी उसके लिए उन्हें रुपए दे दिए जाएंगे, मनी दे दिए जाएंगे। Another term of the agreement was that if they wanted to settle down in the South Africa, they would be provided with land, the cost of which would be equivalent to the seafare। और ये भी कहा कि अगर वो साउथ अफ्रीका में रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो जितना समुद्री किराया होता है उतने ही किराए पर उन्हें वहाँ पर ज़मीन दे दी जाएगी। Those who went to South Africa under this agreement came to be known as गर्मीतियास, अगिरमितियास। अब जो लोग जो कि इस टर्म और कंडीशन से एग्री हुए थे और जो लोग उस साउथ अफ्रीका जाना चाहते थे इंडिया से, उन लोगों को गिरमितियास कहा गया। द फर्स्ट बैच ऑफ दिस लेबरर रीच देयर इन 1860। और 1860 में पहली बैच जो थी वो इंडिया से साउथ अफ्रीका भेजी गई, मतलब कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा गया एज अ लेबरर, एज अ लेबर। लेटर ऑन इंडियन बिजनेसमैन आल्सो स्टार्टेड कमिंग इन। और धीरे धीरे इंडियन लोगों के साथ साथ कुछ बिजनेसमैन भी इंडिया से वहाँ जाने लगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन अश्योरेंस फ्रॉम दिस कॉलोनीज दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियन इन साउथ अफ्रीका नॉर वुड दे बी ट्रीटेड एज सेकेंड रेट सिटीजन्स। इवन गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने यहाँ से कुछ लोगों को भेज तो रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का अपमान महसूस नहीं होना चाहिए और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। In 1858, Queen Victoria had declared that Indians would enjoy all those rights had been given to other people of the British Empire। उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने 1858 में ये डिक्लेयर किया कि जो हक, जो भी राइट्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स के हैं, ब्रिटिश एम्पायर के जो लोगों के हैं, वही राइट्स उन्हें इंडियन लोगों को दिए जाएंगे। द इंडियन वेंट नॉट ओनली टू नेटल बट आल्सो टू ऑरेंज फ्री स्टेट। इंडियंस जो थे वो नेटल ही नहीं गए बल्कि ऑरेंज फ्री स्टेट भी गए। द ट्रांसवाल एंड द कैप सम ऑफ देम टुक टू बिजनेस। और उनमें से कुछ लोगों ने बिजनेस भी किया, मतलब जैसे कि लेबर्स तो गए थे, लेबर्स के जाने के बाद जो कुछ बिजनेसमैन थे उनका मन हुआ कि वो भी वहाँ जाकर सेटल हो या वर्किंग शुरू करें, और इसीलिए वो लोग भी वहाँ पर गए। दिस इंडियंस वर्कड वेरी हार्ड देयर एंड टुक टू एग्रीकल्चर। और हम आपको तो पता है कि हम इंडियंस लोग कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो इंडियंस लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी खेती की। दे ग्रीव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स। उन्होंने वहाँ पे फ्रूट्स, सब्जियाँ उगाई, फल उगाए और कुछ अलग अनाज भी उगाए। दे वुड सेल देयर प्रोड्यूस एट चीप रेट। और उन्होंने जितना भी फसल उगाई थी उसको बहुत कम सस्ते दामों पर बेचा। एंड येट वुड ऑन अ कंसिडरेबल प्रॉफिट। और उसके ऊपर एक कंसिडरेबल प्रॉफिट जो होता है, जो उचित दाम होता है, उचित कीमत, वो भी कमाई। द वाइट डिड नॉट लाइक देम टू प्रॉस्पर। लेकिन जो वो थे ब्रिटिशर्स थे, गोरे लोग जो थे, वो उन्हें समृद्ध होते नहीं देखना चाहते थे, वो इंडियंस को प्रॉस्पर होते हुए देखना नहीं चाहते थे। Hence they got prejudiced and praised their government to impose restriction on the Indians। और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो उनकी गवर्नमेंट थी उनको प्रेशराइज किया और ये कहा कि जो इंडियंस है अब उन पर रोक लगा दी जाए, उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया जाए। गांधी जी हैड टू फाइट हार्ड अगेंस्ट दिस प्रेजुडिस। लेकिन जब ये इस तरह के आरोप जब लगाए गए तो गांधी जी ने भी उसके खिलाफ एक्शन ली। He had come there to stay for a year so that he could plead and conclude Said Abdullah's case। वो वहाँ पर 1 साल तक तो रुके थे क्योंकि उन्हें अब्दुल्ला जी का केस लड़ना था।
लेकिन वो इस बात के लिए भी वहाँ पे रुके। बट द सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू स्टे देयर फॉर 21 ईयर्स। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो वहाँ पर जब एक साल के लिए रुकने गए थे तो एक साल को लेकर उन्हें लगभग 21 ईयर्स तक वहाँ पर रुकना पड़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही essentially fought for the rights of the Indians, और फिर वो वहाँ पर इंडियंस के राइट्स के लिए लड़े। It was in 1914 that he finally left South Africa, और फिर 1914 में मतलब 1914 में उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया। These were the conditions that prevailed all over साउथ अफ्रीका, और ये कंडीशंस थी जो पूरे साउथ अफ्रीका में प्रिवेल्ड हो गई, फैल गई। Having learnt about this condition, now we shall learn about the experience of Gandhiji had and the work he did there. और इस एक्सपीरियंस हमको पता चलता है कि गांधी जी ने किस तरह का वर्क वहाँ पर किया होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस उनको वहाँ पर मिला होगा, और किस तरह की कठिनाइयाँ या परेशानियाँ उन्होंने वहाँ पर झेली होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर इट वॉज द लेसन ऑफ गांधी जी। और जैसा कि हमने इसे पढ़ा कि जो इंडियंस थे उन्हें ब्लैक कुली कहकर वहाँ पर बुलाया जाता था, और इसी मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो गांधी जी ने वहाँ पर फेस की। सो डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।